क्लास ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको इस क्लास में करवाऊंगा। तो सभी लोग लाइव आ जाइए और जो लोग भी लाइव आ चुके हैं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए। देखिए पूछा जा रहा है सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सूक्ति का सही संधि विच्छेद जानने से पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए। और ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। आप लोग बताओगे। सूक्ति में अगर पूछ लिया जाए तो सूक्ति में कौन सी संधि है, तो आप लोग बताओगे भाई स्वर संधि है। सूक्ति में जो संधि है वो कौन सी है? स्वर संधि है, आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसका संधि विच्छेद आपसे पूछ लिया जाए तो सु धन उक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सु धन उक्ति हो जाएगा। तो जिनका भी उत्तर ए है बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, या बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, या बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। बताइए शुद्ध वाक्य का आपको देखिए चयन करना है। शुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है तो ऑप्शन नंबर डी की बात करें। देखिए बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। बाल पक जाने से लोग अनुभवी होता है, ये भी आपका गलत है। बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, ये भी आपका गलत है। बाल पक जाने से लोग अनुभवी नहीं हो जाता है। तो कौन सा वाक्य यहाँ पर आपको भाई सही सही है बताइए। तो सही है तो आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला सही, यानी कि बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। तो जिनका भी उत्तर ए है बिल्कुल सही है। आँख खुलना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिराना, या लज्जा दूर होना। आँख खुलने का आपको अर्थ बताना भाई क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। देखिए अगर हम लोग बात करें भ्रम में पड़ना, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको पूछ लिया जाए कि भ्रम में पड़ना इस मुहावरे का अर्थ बताओ, तो आप लोग बताओगे गलत फहमी रखना। भ्रम में पड़ने का मतलब क्या होता है? गलत फहमी रखना। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें भ्रम से दूर, ठीक है, भ्रम में पड़ना तो गलत फहमी हो जाएगा, और भ्रम दूर होना क्या कहलाता है भाई? गलत फहमी दूर होना। लज्जा दूर होना, लज्जा दूर होना यानी कि झिझक ना होना। ठीक है, झिझक दूर होना कह सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, आंख किटकिटाना एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है अच्छा ना लगना। यार मुझे तो आंख किटकिटा रही है, यानी कि अच्छा ना लगना। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आंख खुलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आपका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, ज्ञान होना। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, नेकी कर दरिया में डाल, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है क्या होगा। मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना, या कष्ट सहकर परोपकार करना। बताइए यहाँ पर आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है। देखिए याद रखना है आपको, नेकी कर दरिया में डाल यानी कि उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। बार बार कहना नहीं कि मैंने ये नेकी की, ठीक है मैंने ये नेकी की, बल्कि उस नेकी को करके दरिया में डाल दिया, यानी कि उस नेकी को करके भूल गए। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। स्वर्ग शब्द का विलोम आपको बताना है क्या हो सकता है। बैकुंठ होगा, देवलोक होगा, नरक होगा, या परम धाम होगा। बताइए। चलिए तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? स्वर्ग का विलोम आप सभी को पता है नरक होता है, और आप सभी का उत्तर भी बिल्कुल सही जा रहा है। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो जलद की बात आए तो बादल का ही पर्यायवाची होता है, बादल का ही पर्यायवाची होता है। घन की अगर हम लोग बात करें तो ये किसका पर्यायवाची होता है? बादल का ही पर्यायवाची होता है। अभ्र जो है ये आपका बादल का भी पर्यायवाची होता है, यानी कि उसके अलावा जो तोयज शब्द लिखा हुआ है, तो तोयज शब्द जो होता है ये आपका बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो जो शब्द देखिए तत्सम नहीं, देखिए जिनका उच्चारण करने पर उच्चारण कठिन होता है थोड़ा, तो वो आपके तत्सम होते हैं।
ठीक, और जिनका उच्चारण बहुत ही आसानी तरीके से हो जाता है तो वो आपके क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। अगर हम लोग बात करें देखिए स्वर्ग, तो स्वर्ग का उच्चारण करना बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह रहा, थोड़ा सा कठिन लगता है तो वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। स्वर्ग आपका तत्सम शब्द हो गया, भूमि आपका तत्सम शब्द हो गया, खग आपका तत्सम शब्द हो गया, नरक, नरक का उच्चारण बिल्कुल आसान है। तो नरक एक ऐसा शब्द हो जाएगा, नरक आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नरक का तत्सम क्या होगा तो आप लोग क्या बताओगे, नर्क आपको बताना है, नर्क आपको बताना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है, भूगर्भवेत्ता, पुरातत्वता, या आपके नृतत्व शास्त्री, या भूकंपवेत्ता, बताइए। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। देखिए भूमि की बात आई है यहाँ पर, तो भूमि के अंदर की जानकारी जो रखता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, भूगर्भवेत्ता उसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, भूगर्भवेत्ता कह सकते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कौवा का स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जा सकता है, बताइए। अच्छा प्रश्न है, बताएंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर। कौवा के अंत में ई लगा दे, यानी कि कौवा जो एक पुल्लिंग शब्द है, अगर कौवा जो एक पुल्लिंग शब्द है इसका हमको स्त्रीलिंग बनाना हो तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या कौवे शब्द के अंत में ई लगा दे तो काम हो जाएगा, यानी कि स्त्रीलिंग बन जाएगा। क्या कौवे के अंत में आनी लगा दे यानी कि कौवानी उसको कर दें या कौवी कर दें तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो मैं आपको कहूँगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि कौवा के पहले स्त्री लगा दें तो आपका स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा, तो मैं आपसे कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कौवा के पहले मादा लगा दें, कौवा के पहले अगर मादा लग जाता है तो वो आपका कैसा शब्द हो जाता है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। तो इस तरह से जो लोग भी सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ आपको बताना है क्या होता है, मजहब, गुण, सत्कर्म या कर्तव्य, बताइए। तो देखिए आप सभी लोगों ने सुना होगा, क्या सुना होगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणों को क्या कहा जाता है भाई, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण को अलंकार कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो धर्म आ गया, तो वही तो आपसे पूछा जा रहा भाई, धर्म का मतलब क्या होगा, यहाँ पर गुण होगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर जो है अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। आप सभी लोग एक बार भाई क्लास को शेयर करेंगे, अगर वीडियो क्लास आप सभी लोगों को पसंद आ रही है, ठीक है, पसंद आ रही है तो आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे। तो जल्दी से 5 सेकंड का समय आप सभी लोगों के पास है, क्लास को एक बार शेयर करके वापस क्लास में आ जाइए, क्योंकि क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण चल रही है, क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण चल रही है। चलिए, तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें हम लोग निरुनासिक स्वर कहेंगे, अनुनासिक स्वर कहेंगे, मौखिक स्वर कहेंगे या लुंठित स्वर कहेंगे, बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर देखिए याद रखना है, उनको हम लोग अनुनासिक स्वर कहेंगे। आपको याद रखना है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है तो उनको हम लोग क्या कहेंगे भाई, अनुनासिक स्वर कहेंगे। आप सभी लोगों को याद रखना है। यहाँ पर एक बात आई है भाई, लुंठित, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि लुंठित व्यंजन कौन सा होता है तो आप लोग क्या बताते, रा बताते आप लोग। लुंठित व्यंजन तो रा होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है तो आप लोग बताओगे ला, ला बताओगे आप लोग, ये बात आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्ध स्वर कैसे होते हैं भाई, अर्ध स्वर अगर आपसे पूछ लिए जाएं कि कौन कौन से अर्ध स्वर होते हैं तो आप लोग क्या बताओगे, या और वाह बताओगे। या रा लावा तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, लेकिन या और वाह ये क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए अंतःस्थ व्यंजन तो या रा लावा आप लोग बताओगे, क्या बताओगे भाई, या रा लावा आपको बताना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हस्व स्वर क्या होते हैं तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋण आपके हस्व स्वर होते हैं। मूल स्वर भी इन्हीं को कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना है। दीर्घ स्वर की बात कर लें, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए ओ ये आपके क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। सतसई किस समास का उदाहरण है, बताइए भाई। सतसई की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर किस समास का उदाहरण है, तो ये जो है द्विगु समास का उदाहरण है। कौन सा भाई, द्विगु समास का उदाहरण है, बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है भाई। चलिए, तो जो लोग भी यहाँ पर द्विगु बोल रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, आप भला तो जग भला, इस वाक्य में रेखांकित शब्द जो है ये आपको बताना है कैसा सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, या आपका क्या होगा। इसका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो आप सभी का आंसर आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही आपका उत्तर जा रहा है निजवाचक के साथ। ठीक है, निजवाचक के साथ आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, ये बात आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको हम लोग विशेषण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, विशेषण बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ पर अर्चना विशेषण होगा, अत्यंत सुंदर होगा, अत्यंत विशेषण होगा, या सुंदर विशेषण होगा, या है एक विशेषण होगा, बताइए। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा दूं भाई, ठीक है, समझा दूं यहाँ पर मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा काली गाय, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा काली गाय या सफ़ेद गाय, मैंने यहाँ लिखी, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैंने लिखा काली गाय, एक सेकंड भाई, काली गाय, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखिए ये क्या होगा, ये संज्ञा हो गई। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है जिन शब्दों के द्वारा, उनको हम लोग विशेषण कहते हैं। तो गाय की विशेषता कौन बता रहा है, काली शब्द के द्वारा बताया जा रहा है। तो जो काली शब्द है ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और दूसरी बात आपको समझना है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो इंसान को भाई, बंदे को ये समझ में नहीं आता विशेष्य शब्द किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है, अर्चना की बताई जा रही है। तो अर्चना जो है ये एक विशेष शब्द हो जाएगा, ठीक है, विशेष शब्द हो जाएगा। और अर्चना जो एक लड़की है इसकी विशेषता किस शब्द के द्वारा बताई जा रही है, सुंदर के द्वारा बताई जा रही है कि अर्चना जो है वो सुंदर है। तो सुंदर आपका क्या होगा भाई, विशेषण हो जाएगा। तो इसलिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सुंदर। अब सवाल पैदा होता है कि अत्यंत क्या है, अत्यंत क्या है ये बात आपको बताना है, बताइए। तो आप सभी लोगों को याद रखना है यहाँ पर अत्यंत क्या शब्द है, ये एक प्रविशेषण है। क्यों प्रविशेषण है, कि वो इसलिए प्रविशेषण है क्योंकि जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। जिसके बिल्ली बहुत तेज दौड़ती है, तो बहुत, ठीक है, बहुत तेज। तो तेज तो यहाँ पर क्या हो गया, तेज एक विशेषण शब्द हो गया। तो इस तेज शब्द की विशेषता बताई जा रही है बहुत के द्वारा। तो बहुत क्या हो जाएगा, एक प्रविशेषण शब्द हो जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, आपके इस महाकाव्य में 16 क्या हैं, 16 सर्ग हैं, 16 स्वर्ग हैं, 16 सर्व हैं, या 16 शर्व हैं, बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि अगर यहाँ पर सर्ग शब्द लिख दिया हमने तो क्या हो जाएगा, आपका वाक्य पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। सुर्पनखा होगा, सुर्पनखा होगा, सुर्णपणखा होगा, या शूर्णपणखा होगा, बताइए कौन सा शब्द आपने कभी ना कभी लिखा है, कभी ना कभी सुना है, और कभी ना कभी देखा है। तो आप लोग बताओगे ऑप्शन नंबर डी वाला शब्द हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार देखा है और बहुत बार जो है लिखा है। तो शुद्ध वर्तनी किस शब्द की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी वाले की हो जाएगी। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आपका। शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है, बताए भाई, शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है। देखिए यहाँ पर कोई आज्ञा दी जा रही है, तो आज्ञा वाला तो ऐसा कोई वाक्य नहीं है, ठीक है। संकेत दिया जा रहा है, तो संकेत भी ऐसा नहीं दिया जा रहा है। संकेत कैसे दिया जाता है कि अगर तुम कहते तो मैं आ जाता, तो अगर तुम कहते यहाँ पर एक संकेत दिया जा रहा है, तो ऐसा तो इसमें इस वाक्य में है नहीं। इच्छा जताई जा रही, बताइए शायद पिताजी आ जाए। देखिए शायद अगर किसी भी शब्द में आ जाता है, सॉरी किसी भी वाक्य में आ जाता है, तो वो कैसे हो जाते हैं भाई, संदेहवाचक वाक्य हो जाते हैं। कैसे, संदेह उसमें हो जाता है, शायद है, आशा है कि वो आए, शायद वो आ सकता है। तो ये सारे वाक्य कैसे हो जाते हैं, संदेहार्थक हो जाते हैं, आपको याद रखना है। इस
प्रकार से आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य का आप सभी लोगों को भाई चयन करना है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, या श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। बताइए। तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है, क्या इसका राइट आंसर होगा, बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये आपका गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, तो कई यहाँ पर नहीं आना चाहिए, रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, नहीं बल्कि पीते हैं आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, पीते हैं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, तो बंदूक तो एक अस्त्र है। क्या हो जाएगा भाई इसका सही उत्तर, यानी कि शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, यहाँ पर कोई भी त्रुटि नहीं लग रही है, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब के दिनों का फेर होना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या होगा। अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर, या दिन काटे ना कटना। बताइए। चलिए, तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। तो दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर, यानी कि कुछ लोग बोलते हैं भाई दिनों का फेर है यानी कि भाग्य का चक्कर है। आज भाग्य अच्छा है तो कल भाग्य कैसा होगा, आज भाग्य बुरा है तो कल आने वाले समय में ज़रूर भाग्य अच्छा होगा। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। इसमें आपको बताना है कि यह मूंग और मसूर की दाल, ये मूंग और मसूर की दाल, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है क्या होगा। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, या पुराना गौरव समाप्त, या अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। बताइए भाई, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा आपका क्या हो जाना चाहिए। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। ये मूंग और मसूर की दाल, इस लोकोक्ति का अर्थ यानी कि अपनी औकात से बढ़कर होना, या अपनी औकात से बढ़कर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आपको बताने, देखिए पुत्री का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, आप लोग बताओगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है, बताइए। देखिए, पुत्री के पर्यायवाची कौन कौन से शब्द होते हैं। तो दुहिता शब्द जो है ये आपका पुत्री का पर्यायवाची है, आपको याद रखना है। तन्या जो शब्द है ये आपका पुत्री का पर्यायवाची है। अगर यहाँ पर हम लोग तनय लिख दें तो ये किसका हो जाएगा, इसको हम लोग पुत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, पुत्र कह सकते हैं, ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा सुता जो है ये आपका पुत्री का पर्यायवाची है। अगर यहाँ पर हम लोग सुत लिख दें तो ये आपका पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो दौहिक शब्द है ये आपका पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो ये किसका भाई पर्यायवाची है, ठीक है। दौहिक जो है ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो दौहित्र हम लोग किसको कह सकते हैं, दौहित्र हम लोग कहते हैं देवता को, देवता को कहते हैं। अब देवता का मतलब क्या होता है, तो बेटी की जो बेटा होता है, बेटी की बेटा होता है, इसको हम लोग देवता कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो निंदा का पर्यायवाची है। कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार, या स्तुति। बताइए, बताइए कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। आप सभी लोग बताओगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए, देखिए अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है कुत्सा के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। निंदा का पर्यायवाची जो है वो क्या होता है, कुत्सा होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। उर्वर, उर्वर, कोंकण, उलझन, या कोण। तो देखिए जिसका भी उच्चारण जो है आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है वो आपके तत्सम शब्द हो जाते हैं, यानी कि जो संस्कृत के थोड़े बहुत शब्द लग रहे हैं वो आपके कैसे होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करें उर्वर की, तो उर्वर जो है ये आपका एक तत्सम शब्द है, ये आप सभी को पता है। उर्वर आपका तत्सम शब्द है, कोकड़ आपका तत्सम शब्द है, और कोण भी आपका एक तत्सम शब्द है। लेकिन उलझन जो एक शब्द है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक तद्भव शब्द है, आपको याद रखना है, ये एक तद्भव शब्द है। तो जो लोग भी यहाँ पर
पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है, स्त्रीत्व का बोध होता है, उनमें कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, नपुंसकलिंग होगा या उभयलिंगी होगा? बताइए। यहाँ पर आपके प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। और सभी का उत्तर जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, अनुरूप में आपको बताना है कौन सा समास है? बताइए। अनुरूप में आपको बताना है भाई कौन सा समास है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी शब्द का अगर पहला पद क्या है? अनु है, या किसी शब्द का पहला पद अगर प्रति आ जाता है, या यथा आ जाता है, या यावत आ जाता है, या यावत आ जाता है, तो उसके कैसा हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? वहाँ पर आप लोग बताओगे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को उत्तर के रूप में चुन रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि नाविक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है भाई, क्या होगा? बताइए। नाविक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होगा। तो अगर हम लोग बात करें नाविक के सही संधि विच्छेद की, तो क्या हो जाएगा? नौ हो जाएगा, और धन एक हो जाएगा, नौ हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इस तरह से नौ और एक कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाविक शब्द में कौन सी संधि है, तो आप लोग क्या बताओगे? आप लोगों को बताना है अयादी संधि है। क्या आप लोग बताओगे भाई? अयादी संधि है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, व्यवहार का सही संधि विच्छेद इसमें आपको बताना है। व्यवहार शब्द का संधि विच्छेद अगर आप लोग करोगे तो कैसे होगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसमें कौन सी संधि है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी शब्द में अगर या आ जाए, रा आ जाए, ला आ जाए, वा आ जाए, और उससे पहले क्या हो? उससे पहले आपको दिखे आधा वर्ण, उससे पहले आपको दिखे आधा वर्ण, तो वहाँ पर आपकी कौन सी संधि हो जाती है? यड़ संधि हो जाती है। ये आपको याद रखना है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो वी धन अव, वी धन अव, धन हार। तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, कौन सा है शुद्ध वाक्य? इसमें से आपको बताना है कि सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें, मेरे घर में तुम्हारी स्वागत नहीं बल्कि तुम्हारा स्वागत होना चाहिए। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, तो हरा नहीं बल्कि हरे होना चाहिए, हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, तो जंक फूड से मोटापा बढ़ता है। तो ये तीनों में कोई ना कोई त्रुटि आपको लग रही है, लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए पढ़ रहे हैं कि सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, तो ये आपका, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, यानी कि ये जो है ये एक आपका शुद्ध वाक्य है। तो जो लोग का भी आंसर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, किताब का कीड़ा होना, इसका उपयुक्त अर्थ आपको बताना है भाई, क्या होगा? किताब का कीड़ा होना बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, या बहुत अधिक पढ़ने वाला, या ज्ञान का दुश्मन। किताब का कीड़ा जो होगा वो जाहिर सी बात है किताब से बहुत ही लगाव रखेगा, हमेशा किताब के ही साथ रहेगा। तो कहा जा सकता है कि बहुत अधिक पढ़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं भाई? किताब का कीड़ा कहते हैं। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। पूछा जा रहा है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान, या कोई तीसरा पद प्रधान होता है? बताइए। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा आज कल, मैंने यहाँ पर लिखा आज कल, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर है तो आपका द्वंद्व समास, ठीक। और दोनों ही पद कैसे हैं भाई? आज भी, तो आज भी आपका प्रधान है और आपका कल भी प्रधान है, तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है आदमी बनना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या होता है? किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, या कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनाना। बताइए। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका भाई क्या हो सकता है?
आदमी बनना, यानी कि कभी कभी कहा जाता है कि भाई आदमी बन जा, तू जो है आदमी बन जा। इसका मतलब क्या होता है कि वो अपने व्यवहार को सही कर ले, यानी कि अच्छा व्यवहार वो सीख ले। तो जो अच्छा व्यवहार सीख लेता है, एक तरह से कहा जाता है वो आदमी बन जाता है। तो इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। उथला शब्द का विलोम आपको बताना है क्या होगा, गहरा होगा, छिछला होगा, समतल होगा या उभार होगा, बताइए। उथला क्या होता है भाई, जो ऊपर के लिए उठा होता है, ठीक है। और इसका अगर विलोम की बात करें तो क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। गहरा हो जाएगा उथला का विलोम। और कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो जो लोग का भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, नेह, नग्न, क्षमा या नख, बताइए क्या होगा। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए, बताए भाई। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं भाई कि जो आपका नग्न शब्द है, नग्न शब्द है, क्षमा शब्द है और नख शब्द है, ये आपके कैसे शब्द हैं, ये आपके तत्सम शब्द हैं, ये आपके तत्सम शब्द है। लेकिन अगर नेह की बात करें हम लोग, तो नेह आपका क्या है, एक तत्सम शब्द नहीं है। कैसा शब्द है, एक तद्भव शब्द है, आपको याद रखना है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। देखिए तत्सम तद्भव के आपके 1 से 2 प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। तो बताना इसका राइट आंसर धरती होगा, दीपावली होगा, नेवला होगा या नाच होगा। तद्भव नहीं है वो आपको बताना है। तद्भव नहीं है यानी कि तत्सम होगा, यानी कि तत्सम होगा तो बताइए भाई। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है जो क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए। तो दीपावली जो है ये एक तद्भव शब्द नहीं है। दीपावली एक तद्भव शब्द नहीं है। तो धरती एक तद्भव शब्द है, नेवला एक तद्भव शब्द है और नाच एक तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को हम लोग यथा स्थितिवादी कहते हैं, आदर्शवादी कहते हैं या भाववादी कहते हैं या अवसरवादी कहते हैं। तो क्या कहते हैं आप सभी लोग बताओगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को। तो अवसर के अनुरूप जो बदलता है उसको हम लोग कहते हैं अवसरवादी। क्या कहते हैं, अवसरवादी कहते हैं। इस तरह से आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, विशेषण के, विशेष्य के, कारक के या विकृत अव्यय के। यहाँ पर आपके प्रश्न का सही उत्तर भी बता दीजिए क्या हो सकता है आपका राइट आंसर, बताइए। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, तो आप लोग बताओगे विशेषण के रूप परिवर्तित होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको लिख के बता दूँ कि मोहन, ठीक है, मोहन एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है भाई, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक है, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर देखिए विशेषण कौन सा शब्द है, तो आप लोग बताओगे अच्छा जो है एक विशेषण शब्द है। और लड़के की विशेषता बताई जा रही किस शब्द के द्वारा, अच्छे के द्वारा। तो अच्छा तो एक विशेषण शब्द हो जाएगा। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है यानी कि लड़के की विशेषता बताई जा रही है, मोहन की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके विशेष शब्द हो जाएंगे। आप सभी लोगों को याद रखना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसका उत्तर आपको बताना है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में या उभयलिंगी में, बताइए। देखिए तो यहाँ पर आपको याद रखना है अपवाद को छोड़कर, किसको छोड़कर भाई, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, तो पुल्लिंग में होते हैं। इसलिए आपका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। और जो लोग भी यहाँ पर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कि मैं चलती थी, मैं जो है ये इसका बहुवचन आपको बताना है क्या होता है। यानी कि मैं जो एक वचन है इसका बहुवचन आप लोग बताओगे भाई क्या होता है। तो जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए अगर बात करें हम लोग तुम का बहुवचन क्या होगा, तो तुम लोग होगा। तुम का बहुवचन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, तुम बताओगे। और अगर पूछ लिया जाए मैं का, तो क्या बताओगे, हम बताओगे। मैं का बहुवचन क्या होगा, हम होगा। तो इस तरह से आपके प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और जो लोग भी यहाँ पर चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है।
अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है कि इकारांत संज्ञा शब्दों को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। तो बताइए भाई क्या किया जाता है। अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं, अंतिम स्वर को हटाकर यहाँ लगा देते हैं, बड़ी ई को हस्व स्वर करके हस्व स्वर के अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं, या बड़ी ई को हस्व स्वर के अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। बताइए भाई। चलिए, तो यहाँ पर आपके जो प्रश्न का सही उत्तर होगा वो इकारांत संज्ञा शब्दों को बहुवचन बनाते समय क्या लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूँ मिठाई शब्द, मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्या लिख दिया भाई, यहाँ पर मैंने एक शब्द लिख दिया मिठाई शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका हमको क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी ई को हटाकर क्या लिखेंगे भाई, बड़ी ई को हटाकर क्या लिखेंगे, ठीक है, जो बड़ी ई की मात्रा है उसको हम लोग किस में बदल देंगे, छोटी ई में बदल देंगे, छोटी ई में बदल देंगे। और आपका सही शब्द क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मिठाइयाँ हो जाएगा। ये देखिए या लग गया, हस ई को हस्व करके, ई को हस्व स्वर के, दीर्घ है बल्कि ये क्या है भाई, दीर्घ है, इसको हस्व स्वर के अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं तो मिठाई का मिठाइयाँ हो गया। एक और मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर बता दूँ कि जैसे कि मान लीजिए टोपी लिखा हुआ है, टोपी लिखा हुआ है, तो टोपी को अगर बहुवचन बनाना होगा तो क्या करेंगे भाई, टोपी का क्या कर देंगे, बड़ी की जगह छोटी कर देंगे, यानी कि दीर्घ की जगह हस्व स्वर कर देंगे और या लगा देंगे। ये देखिए लिखा हुआ है या लगा देंगे। तो इस तरह इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, माला फेरत जुग भया फिर ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। बताइए, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या यमक अलंकार। बताइए आप सभी का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो अगर आपका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्म कारक है, कर्ण कारक है, संप्रदान कारक है या अपादान कारक है। बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। बताइए भूखे को भोजन दो, यानी कि कहा जा रहा है भाई, क्या कहा जा रहा है बताइए, भूखे को भोजन दो, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के साथ कौन सा कारक आ जाएगा, को कारक आ जाएगा, को कारक आ जाएगा। यहाँ पर भाई संबंध नहीं होगा, संबंध नहीं होगा ये बात आपको याद रखना है, क्या होगा, कर्म होगा, ये बात आपको याद रखना है। भूखे को खाना जो, इस वाक्य में आपका कर्म कारक आ जाएगा। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, पत्ता पेड़ से गिरा, इस शब्द में पेड़ में कौन सा कारक है। बताइए पेड़ में कौन सा कारक है, कर्म कारक है, कर्ण कारक है, संप्रदान कारक है या अपादान कारक है। तो देखिए भाई कर्ण में भी से आता है, कर्ण में भी जो है वो क्या आता है, से आता है, और अपादान में भी से आता है। मैं आपको बता चुका हूँ अलगाव होगा तो आपका अपादान आएगा, छोटा से अलगाव और छोटा से अपादान। ठीक है, अगर जहाँ पर मिलन होगा क्या होगा भाई, मिलन होगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। यहाँ पर अलगाव हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिरा यानी कि पत्ते का पेड़ से अलगाव हो, तो इसलिए यहाँ पर जो है अपादान कारक आपका आ जाएगा। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, इसमें आपको बताना है वाक्य के कौन से भाग में आपको त्रुटि देखने को मिल रही है। बताइए भाई वाक्य के कौन से भाग में आपको त्रुटि देखने को मिल रही है। वह कल अपने मित्र को मिलने उसके घर गया था, कोई त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है। बताइए चलिए, तो अगर हम लोग बात करें कि वह कल अपने मित्र को मिलने, तो मित्र को मिलने नहीं होता है भाई, क्या होना चाहिए, मित्र से मिलने होना चाहिए था, मित्र से मिलने यहाँ पर होना चाहिए था। तो कहाँ पर आपका त्रुटि हो जाएगी, आप लोग कहोगे ऑप्शन नंबर बी वाले वाक्य के भाग में त्रुटि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। यहाँ पर भी आपको बताना है वाक्य के कौन से भाग में त्रुटि है। बताइए भाई, यद्यपि वह अस्वस्थ है परंतु कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि है तो कहाँ पर है। बताइए भाई देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, क्या बात करें कि यद्यपि के साथ हमेशा आप लोग तथापि देखोगे, ये 100% गारंटी है कि हमेशा जो है यद्यपि के साथ आप लोग क्या देखोगे, तथापि देखोगे। और कभी भी यद्यपि के साथ तथापि आपको देखने को मिल जाए और पूछा जाए इसमें ये कौन सा काल है, तो संयुक्त काल बताओगे, मिश्र वाक्य बताओगे या आपका सरल वाक्य बताओगे। बताइए काल नहीं बल्कि कौन सा वाक्य वो होगा। तो हमेशा कभी भी आपको पेयर देखने को मिलता है तथापि का, यद्यपि का तथापि के साथ, जब का तब
तब के साथ, जिसके जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, तो जब का तब के साथ पेयर बन गया। उसके अलावा जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे, तो जैसा का वैसे के साथ पेयर बन गया। कभी भी आपको इस तरह के पेयर देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर आपका हमेशा मिश्र वाक्य होता है। कैसा वाक्य होता है भाई? मिश्र वाक्य होता है, आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें परंतु की जगह पर क्या आ जाना चाहिए? तथापि आ जाना चाहिए, परंतु यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपके प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी वाले वाक्य के भाग में आपके त्रुटि है और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। पूछा जा रहा है वृक्षों पर कोयल कूक रही है, कोई त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है, बताइए। देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो कोयल जो है वो एक है कोयल, तो वो वृक्षों पर कैसे कूक सकती है? अगर बात करें कि वृक्ष पर यहाँ पर लिखा होता कि वृक्ष पर कोयल कूक रही है तो हम लोग सही मान लेते, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वृक्षों पर, जो कि आपका ये वाला गलत हो जाएगा। कौन सा भाग आपका गलत होगा? आप लोग बताओगे। वाक्य का जो भाग ए है ये आपका गलत हो जाएगा और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुचित है, आपको बताना है। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची अनुचित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, देखिए अगर हम लोग बात करें संरचना के भाई कौन कौन से पर्यायवाची है, आपको याद रखना है। तो संगठना जो है, संगठना आपका ये संरचना का पर्यायवाची है। रचना विन्यास भी संरचना का पर्यायवाची है। और विरचित की बात करें तो विरचित आपका क्या होता है? विरचित की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका भी क्या है? संरचना का ही पर्यायवाची है। लेकिन उद्भावना जो है ये कहीं पर से भी संरचना का पर्यायवाची नहीं है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, रौद्र रस का स्थायी भाव आपको बताना है क्या होगा। क्रोध होगा, भय होगा, उत्साह होगा या विस्मय होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव आप लोग बताओगे। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि भयानक रस का स्थायी भाव आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताओगे? भयानक रस का स्थायी भाव आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग बताओगे भय होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ये लिखा हुआ वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह, ये बात आपको याद रखना है। अगर अद्भुत रस का स्थायी भाव आपसे पूछ लिया जाए तो विस्मय आप लोग बताओगे। अगर आपसे रौद्र रस का स्थायी पूछा जाता है तो आप लोग बताओगे क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग बताओगे क्रोध। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, बताइए। सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न का सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा भाई? सत धन शास्त्र हो जाएगा। और सत धन शास्त्र कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। कौटिल्य का विलोम आप लोग बताओगे भाई क्या होता है। कौटिल्य का विलोम क्या हो जाता है भाई, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। देखिए कौटिल्य का विलोम क्या होता है? कौटिल्य का विलोम आर्जव होता है। कौटिल्य का विलोम क्या होता है? आर्जव होता है, आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, और मृदुलता शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। मृदुलता का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे? कठोरता होता है। ठीक है, तो कठोरता होता है। तो जिनका भी उत्तर डी है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, बताइए। अब पढ़कर क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो, अगर आपका उत्तर जा रहा है पूर्वकालिक क्रिया के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। चलिए देखिए, अगर कभी भी ठीक है एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया हो तो वहाँ पर आपका पूर्वकालिक क्रिया होता है। इसके अब पढ़कर क्या होगा, तो एक क्रिया समाप्त होने पर दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, तब पहली क्रिया जो होती है क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, बताइए। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, आप लोग बताओगे। देखिए एक तो ए का होता है भाई, एक तो ए का होता है और ए का होता है कंठ तालव, आपको होता है उच्चारण स्थान। तो आपका भी उत्तर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कंठ ओष्ठ किसका है भाई, कंठ ओष्ठ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कंठ ओष्ठ कौन कौन से होते हैं? एक तो आपको याद रखना है ओ, और आपको याद रखना है औ, और आपको याद रखना है औ।
ठीक है, ये आपके कंठ ओष्ठ होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। शुद्ध वाक्य का चयन करिए भाई, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप सभी लोगों को बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराधी दंड के भागी हैं, या इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, बताइए। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, माता पिता की शुश्रूषा नहीं बल्कि सम्मान करना चाहिए, तूफान आने की आशंका है, होता है भाई, अनेक निरपराधी दंड के भागे हैं, यहाँ पर आपका कोई भी त्रुटि नहीं है और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। इसके एकमात्र 2 कारण हैं, तो एकमात्र यहाँ पर नहीं आना चाहिए था भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अब जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, बताइए। अद्भुत का, भयानक का, वीभत्स का, या रौद्र का, बताइए। यहाँ पर आपके प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा भाई। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप लोग बताओगे क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो आप लोग बताओगे भय, और अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो आप लोग बताओगे विस्मय। अगर आपसे पूछा जाता है कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे, जुगुप्सा बताओगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है निकलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा, बताइए। देखिए, सबसे पहली बात करें तो इसमें भाई आपका विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है, विसर्ग संधि हो जाएगी। और यहाँ पर अगर बात करें कौन सा इसका संधि शब्द बनेगा, तो आपका उत्तर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ अगर आपका उत्तर जा रहा है, जो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है कि पवन का संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या होगा, बताइए भाई। पवन का संधि विच्छेद अगर हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले अगर आपसे पूछा जाए पवन में कौन सी संधि है, तो आप लोग बताओगे अयाधी संधि है। क्या आप लोग बताओगे भाई, पवन में कौन सी संधि है, आप लोग बताओगे अयाधी संधि है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ भाई क्या होगा। इसका संधि विच्छेद जो होगा वो पो धन अन होगा। क्या होगा भाई, पो धन अन जो है ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग बताओगे। ऐसा तो भाई ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही